नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं श्रवण जी स्वामी। बेसिकली स्वामी जी जयपुर के हैं और इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग से रहा है। आज आपके बीच में उपस्थित हैं यह स्वामी जी पिछली जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित हैं। इन्होंने उच्चतम रैंक प्राप्त करी थी। आज इन्हें आप सभी को मार्गदर्शित करने कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, कैसे उच्चतम रैंक प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए बुलाया गया है। तो आप स्वामी जी के विचार ग्रहण करें और उनसे सफलता का मार्ग जाने कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये हैं स्वामी जी, श्रवण जी। स्वामी जी आपका कर्मा ई स्टडी ऐप पर हार्दिक स्वागत है। हमारे बच्चे काफी दिनों से उत्सुक थे कि सर किसी का ऐसा इंटरव्यू कराओ जिससे हमें आपके अलावा अन्य कोई हो, निष्पक्ष व्यक्ति हो, जिससे हमें पता चले कि सफलता आम आदमी प्राप्त कर सकता है क्या। तो ऐसे में विशेष रिक्वेस्ट पे स्वामी जी जयपुर से आपके यहाँ कर्मा ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हुए हैं। तो लगातार स्वामी जी से चर्चा करेंगे। कुछ छात्रों के क्वेश्चन भी हैं, उनका सवाल उनका जवाब भी स्वामी जी से लेंगे। तो चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, हमारे बच्चों को आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। देखो, कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं बाबा श्याम की कृपा से जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं सही दिशा में, कम समय में और अच्छी तैयारी से अच्छे रैंक के साथ पास होना चाहते हैं, बाबा श्याम की कृपा से आपने ये जो ई कर्मा स्टडी ऐप चालू करा है, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने आपके साथ राज्य सेवा में काम किया है, राजस्थान सरकार में। तो मुझे पता है आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आप कम समय में सफलता हासिल कैसे कर सकते हैं, इसमें आपसे ज्यादा पारंगत शायद ही कोई है जो मेरे जानकार है। ऐसा नहीं स्वामी जी, आपके भी अनुभव हैं, आपने भी इस एग्जाम को क्रैक करा है। मैंने तो बच्चों को काफी बताया है। आप हाँ चलो आगे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो इस ऐप से जुड़े हैं उन्होंने आधा सफर तो तय कर लिया, क्योंकि इस ऐप पे आपके द्वारा मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, पूरा पक्का मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ जो जो लोग जुड़े हुए हैं इस ऐप से, कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, किस दिशा में कौन से सब्जेक्ट कितना समय देना है, कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ें होती हैं सफलता में, छोटी छोटी चीज़ों का अहम योगदान रहता है। छोटी छोटी चीजों से ही सफलता की सीढ़ी प्राप्त की जा सकती है। तो ये भाग्यशाली हैं तैयारी करने वाले कि ये ऐप उपलब्ध है। और विशेष बात यह है कि आजकल फर्जी ऐप ज़्यादा हैं, इसलिए कई विद्यार्थी जिनको पता नहीं रहता कि गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, अच्छे नोट्स कहाँ मिलेंगे, अच्छी वीडियो क्लासेज कहाँ मिलेंगी, अनुभव क्लासेज, इस जानकारी के अभाव में कई लोग गलत ऐप डाउनलोड करके असफलता की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। तो सफलता का जो मूल मंत्र है वो है, सबसे पहले तो मेहनत है। मेहनत के साथ साथ दूसरा जो मूल मंत्र है वो है कि अपना मार्गदर्शक सही होना चाहिए। मार्गदर्शक सही होना चाहिए। देखो, ये आप सही करे हो। वर्तमान में मैं भी कई बार बच्चों की आती है सर ऐसे ऐसे एक यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने देखा था, ये देखा था। तो देखो, वर्तमान में यूट्यूब चैनल क्या है, कमाई का जरिया हो गया। ऐसे में क्या है कि वो हर हर कोई भी एग्जाम हो उसके पीछे पड़ जाते, बोले मैं ये भी करा दूंगा, मैं ये भी करा दूंगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे हर एग्जाम में क्या है कि वो ऐसे बुक पढ़ लेते हैं, बुक की कॉपी करके किताब में डाल देते हैं, बोर्ड में डाल देते हैं, वो का वही लाइन टू लाइन पढ़ के बता देते हैं। वो एक सही माध्यम नहीं है, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल सर, सही रास्ता ही सफलता की कुंजी है। मेहनत सबसे जो मुख्य जो है बिंदु, सफलता की बात करें तो मेहनत है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती। तो स्वामी जी, हमारे बच्चों के प्रश्न थे कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और फिर भी आपने इस सेक्टर को चुना जो कि अकाउंट्स का है। इसको माना जाता है कि इसमें अकाउंट्स वाले बंदों के लिए थोड़ा सहूलियत है। आप मैथमेटिक्स से थे तो शायद आपका, मेरे को लगता है, मैथमेटिक्स और साइंस पे ही शायद कमांड होगी। थोड़ी बहुत इंग्लिश पे भी आपके इंग्लिश टू इंग्लिश चलता था थोड़ा बहुत, तो वहाँ भी आप कहीं अप्रोच बढ़िया होगी। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि आपके और सब्जेक्ट बढ़िया होंगे, क्योंकि आपका पहले, इससे पहले अकाउंटेंट से पहले कुछ करते थे, आप सीधा ही? बिल्कुल, मैं अकाउंटेंट इस जो अपनी सेवा है इसमें आने से पहले प्राइवेट कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे आप? हाँ, तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अपने जीवन में सिक्योरिटी जरूरी है। जीवन में खुशी और आत्मविश्वास तभी रहेगा जब अपन फाइनेंशियली सिक्योर हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जॉब सिक्योरिटी रहती है, पता रहता है कि भाई कोई हटाने वाला नहीं है। जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा ये है कि कभी भी आपको
बिल्कुल। करटेल कर दे, हटा दे, छटनी कर दे, इंक्रीजमेंट हो जाए इसके तो। अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का जो मुख्य जो जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा। पहला प्रेशर जॉब से कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरा, वो आपको 50,000 रुपये देंगे तो आपसे 1.5 लाख रुपए का काम करवाएंगे। हाँ, वो तो प्रॉफिट तो में चलता है काम। सरकारी सेवा में सबसे जो एक जो अपन जॉब आम सिक्योरिटी, आम लोगों के लिए बात करें तो एक जो जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से देख लो, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। सामाजिक और प्रतिष्ठा के जो हिसाब ये से। वर्तमान जो अकाउंटेंट का पद है, ये भी एक, हर ऑफिस में एक एक दो दो व्यक्ति ही मिलते हैं, तो वैसे भी इसकी एक अपने आप में प्रतिष्ठा रहती है। और दूसरा जो है अपन को समाज के लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और जब किसी कोई परेशान व्यक्ति आता है उसका अपन काम कर पाते हैं तो जो सुकून मिलता है वो भी एक बिंदु है सरकारी सेवा में। और सरकार से जुड़ाव रहता है इसमें, मेन जो मुख्य बात है ये भी है। तो चलो आप तो ये बताओ, हमारे बच्चे क्या है कि इस चीज से ज्यादा उत्सुक थे कि आपने साइंस बैकग्राउंड से थे, जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मैंने बताया कि मैंने सफलता कैसे प्राप्त करी है। वैसे आप ये बताओ कि आप साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहते हुए आप इधर डाइवर्ट होके आए, आप अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब थी उसको आपने छोड़ा, और छोड़कर आप इस फील्ड में आए, जो कि वैसे देखने को लगता था कि 12 पेपर हैं, इसको पास करना आसान नहीं है, हार्ड है, देखते ही डर भी लगता है। एक बार सबको ये फील होता है कि 12 पेपर है, किसी ना किसी में रह गया तो मैं आउट हो जाऊंगा प्रोसेस से। तो ऐसे में आपने कैसे धैर्य बनाए रखा? आप जॉब भी छोड़ देते, आप उस टाइम बेरोजगार भी शायद हो गए होंगे, जॉब छोड़ के तैयारी करी होगी मेरे हिसाब से आपने, क्योंकि बिना जॉब छोटे, बिना त्याग करे ये इस एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपने ये कैसे धैर्य बनाए रखा कि आप लगातार अनवरत तैयारी करते गए और सफलता प्राप्त सर करी? इसमें यह है, यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ तो असंभव कुछ भी नहीं है। 12 सब्जेक्ट हो या 12 से ज़्यादा हो, सब्जेक्ट का इश्यू नहीं है। जो मेन मुख्य बिंदु है अपने दृढ़ निश्चय। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मेहनत है। आप निरंतर दिशा में, सही दिशा में प्रयास करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो सफलता अर्जित करना बिल्कुल आसान है। और यदि आप अनियमित रहोगे पढ़ाई में, प्रयास सही नहीं करोगे, सही स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ोगे तो आपको सफलता बहुत हाँ, दूर मतलब लगेगी, अच्छा बहुत कठिन मार्गदर्शन, लगेगी, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी स्टडी बहुत दूर मटेरियल। लगेगी। और मैं जो विद्यार्थी जो अपने जो साथी हैं अपने इस संघर्ष के दौर से गुजरे हुए हैं तो अपन को पता है कि किस तरीके से तैयारी की जाए तो सफलता मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप निरंतर अध्ययन करें। बिल्कुल सही है। आप किसी भी जो अपने जो अध्याय है या जो कोई भी विषय वस्तु है उसको पढ़ के छोड़े नहीं, उसको समय समय पर आप रिवाइज रिवाइज रहें। करते रहे। दूसरा, समय समय पर आप अभ्यास भी करते रहें, जो अपने जो पुराने एमसीक्यू हाँ क्वेश्चन वगैरह। एमसीक्यू, हाँ वो बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप परीक्षा से पहले ही परीक्षा जैसे माहौल को एक बार आप कोशिश करें कि वैसे माहौल से आप गुजरें। टेस्ट सीरीज हैं वो कोई ज्वाइन करो, बस मेरे को जहाँ तक लगता है आप करवा दोगे बच्चों को। तो सर वैसे तो मैंने स्टार्ट नहीं करी, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं ऐसे कोई टेस्ट सीरीज और हाँ, एमसीक्यू हाँ, क्वेश्चंस के कुछ सेट हाँ, बच्चों के लिए तैयार करूंगा। हो सकता है जिससे उनको फायदा मिले, उसमें आपका भी सहयोग लिया जाएगा, आप भी कुछ मटेरियल बच्चों के लिए ना बिल्कुल हमारा। एमसीक्यू वगैरह हाँ, बना के देना, ताकि हाँ, देखो मैं तो बनाऊंगा लेकिन बच्चों का सहायता हो जाए, बच्चों को लाभ मिले। तो आपसे भी एक मेरे बच्चों की तरफ से आग्रह है ये। आप उस रास्ते से गुजरे हुए हैं जिससे इन बच्चों को गुजरना है या जो तैयारी करने वाले हैं उनको गुजरना है। तो सबसे पहले तो अपन को अध्ययन सामग्री सही चयनित करनी है। अच्छी अध्ययन सामग्री, अच्छा मार्गदर्शन बिल्कुल ही सफलता का मार्ग है मेरे और हिसाब से। अध्ययन सामग्री सबसे पहले अपन को अध्ययन सामग्री सिलेक्ट करनी है कि मेरे को ये पढ़ना है, इस जीके के लिए ये पढ़ना है, हिंदी के लिए मुझे ये पढ़ना है। जैसे सेकंड पेपर है जिसमें कॉमर्स है, जीएफ एंड आर है और भी सब्जेक्ट आरएसआर हैं, है, आरएसआर है, जो अपने इकोनॉमिक्स सर्विस वगैरह, रूल्स हैं, हाँ। जो इकोनॉमिक्स वगैरह है उसके लिए चयन प्रकाशन की किताबें पढ़ी थी। और चयन प्रकाशन के अलावा आप नोट्स उपलब्ध कराओगे वो पढ़ लेंगे। आपके पास पूरा पैकेज है, मेरे को पता है कि आप बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल देंगे बच्चों को। लेकिन जो चयन प्रकाशन की जो किताबें हैं उनका भी अहम योगदान है इस मेरी सफलता में जो बता रहा हूँ। इसके साथ साथ सही स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद निरंतर अच्छे से उनको करना है। कोई सब्जेक्ट स्वामी जी कमजोर है, ऐसे बताओ, जैसे मान लो अपने पास ये बुक है, ये मान लो चौवन्य प्रकाशन की बुक है, और इस बुक में 130 पेज है या 140-50 पेज है। ऐसे में इस बुक को कितने दिन में बच्चे करें? क्या टारगेट सेट के बुक का टारगेट सेट करें क्या कि आपको 2 दिन में पढ़ना है, 1 दिन में पढ़ना है इस बुक को,
या एक कौन सी रणनीति देखो- बनाए जिससे उनका सिलेबस भी पूरा हो जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो? सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। कोई भी किताब है, कोई भी बुक है, वो अपन जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अपन को थोड़ा सा समय ज्यादा लगना वाजिब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैदान है। में डटे रहना है, हाँ, डरना नहीं बिल्कुल है, ऐसे नहीं है मैदान कि नहीं छोड़ना। कई बार क्या करते हैं, जैसे नए रास्ते पे अपन चलना चालू करते हैं तो शुरुआत में बाधाएं आती हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। कोई भी जो बुक सेलेक्ट कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे, शुरुआत में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगली बार रिवीजन करोगे उसको आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, कम फर्स्ट टाइम में आप अगर बुक को पढ़ोगे तो आपके लगभग 50-60% कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। कुछ कई बार तो ऐसे कुछ चीजें लगेगा याद भी जाएंगे आपके, कुछ चीजें याद होंगी, कुछ समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब सेकंड बार पढ़ेंगे सेकंड बार पढ़ेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये समझ, टाइम भी कम लगेगा, चीजें भी समझ में आएंगी, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल, फिर एमसीक्यू होगा तो उससे फर्क पड़ेगा। तो मेरा ये है कि जैसे चैप्टर वाइज करो आप, क्योंकि ये जो भी बुक है उसमें चैप्टर आते हैं, अपन को एक एक चैप्टर लेके चलना है, फिर उस चैप्टर से जो संबंधित प्रश्न है उनको देखना है, उससे जैसे अपन चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के आंसर आगे तो अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे फिर अपन को लगेगा। और उसमें और भी अच्छी बात यह है कि जो अपने कोई पुस्तकें हैं जो बाजार में भी हैं, आप बताना बच्चों को, जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो पहले के जो गत वर्ष के जो प्रश्न आए हुए हैं वो यदि रिविजन करने या पढ़ने के बाद वो प्रश्न करेंगे और उनके उत्तर सही दे पाएंगे बच्चों, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। देख लो दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सर बता रहे हैं उसी मार्ग का चयन करना है। आपको किसी सब्जेक्ट से लेकर डरना नहीं है। उस सब्जेक्ट को अगर आपने एक बार पकड़ के बैठ गए तो उसको करना है, डरना नहीं है। 50-60% पेपर आप जैसे पढ़ोगे तो एक बार उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन उसका दोबारा जब नंबर आएगा तो लगभग आपके 70-80% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अधिकतर चीजें आपको याद हो जाएंगी, और वही सफलता का मार्ग है। तो आप किसी सब्जेक्ट को पकड़कर अगर पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, तो बाद में अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो हार्ड है, कैसे होगा, तो रुकना नहीं है, लगातार पढ़ते जाना है। बिल्कुल, रुकना तो है ही नहीं, रुकना नहीं है। इस एग्जाम का मूल मंत्र यही है सर के अनुसार कि रुकना नहीं है, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आपको लगातार कैरी ऑन रहना है। तो सर एक बात और बताओ, जैसे बच्चे लगातार सेकंड पेपर को पढ़ रहे हैं, इसमें अकाउंटेंसी भी है, उसमें कॉमर्स संबंधी मैटर है, ऑडिटिंग है, मैं लगातार मेरी तरफ से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और पढ़ाने के दौरान भी बच्चों की कई समस्या से आती है कि सर जर्नल एंट्री है उसमें समस्या आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसमें क्या उनको अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है क्या? उसमें देखो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप, प्रैक्टिस तो जरूरी है। यदि कोई सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा कमजोर है तो आप दूसरा सब्जेक्ट है जो आपका अच्छा है। देखो, सफलता यही है कि कमजोरियों को दूर करो, मजबूती को और मजबूत करो। जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको और अच्छा करो, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करो। जो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं, अपनी सफलता में जो अहम योगदान दे सकता है, अपना कमजोर है तो धीरे धीरे आप उसमें समय दो, उसको अच्छा करो, ताकि आपके अच्छे नंबरों से अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो। बाकी अच्छे सब्जेक्ट को और अच्छा करो, और जो कमजोर है उस कमजोरी को धीरे धीरे दूर करो। अपने ये जो आप सफर चला रहे हो बच्चों के साथ ई-कर्मा स्टडी ऐप पे, ये यही है कि कमजोरियों को दूर करना है। बच्चे आपके पास कमजोरियों को समझने और दूर करने के लिए तो जुड़ रहे हैं, ये है। तो कमजोरियों को दूर करेंगे तो अपने आप आत्मविश्वास आएगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इन 12 सब्जेक्टों में जो एक सामान्य विद्यार्थी मेहनत के बल पर नहीं कर सकता। बात बस मेहनत करने की, सही दिशा में प्रयास करने की है, बाकी सब कुछ संभव है। और फर्स्ट पेपर में जिसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, जीके है, इसमें आपकी क्या रणनीति रही थी? वर्तमान में सरकार ने सीईटी एग्जाम प्रोसेस लागू करा है, जिसमें जो टॉप 15 गुना होंगे वो ही एग्जाम देंगे। उससे ये मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे उसमें सीईटी में ये सब्जेक्ट शामिल थे। तो ऐसे में ये मोटा मोटा अनुमान तो अपन लगा सकते हैं, जिसको क्वालिफाई किया जाएगा एग्जाम के लिए तो उनके ये पेपर एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि एवरेज तो हैं उनके, बढ़िया हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या विशेष फोकस सेकंड पेपर पे रहेगा, या सेकंड जो फर्स्ट पेपर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जीके वगैरह हैं, उसको भी निरंतर समय समय पे कुछ समय दिया जाना चाहिए? तो बच्चों बिल्कुल, आपकी इसलिए इसके संदर्भ में क्या रणनीति रही थी वो थोड़ा सा बच्चों को बताएं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये सीईटी लगा है, इससे काफी बच्चे जो बुद्धिमानी तरीके से यदि मेहनत करेंगे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसकी विशेष कारण यह है इसका कि जो अपने जो कनिष्ठ लेखाकार और जो तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा है, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें से 150 क्वेश्चन आते थे अपने टाइम पे, अब की बार क्या कोई रहेगा? 150 हाँ, तो 150 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या है, वही सब्जेक्ट लगा है सीईटी में, तो
इसमें वही बच्चे आए हैं जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा है, लेकिन जरूरी थोड़ा है जिसका फर्स्ट पेपर अच्छा हो उसका सेकंड पेपर भी अच्छा अच्छा हो। हो, तो जिन बच्चों का सेकंड भाई फर्स्ट पेपर तो सिलेक्ट करके आए हैं और सेकंड पेपर अच्छा है तो अच्छा है, उनके लिए ज्यादा अवसर है। ज्यादा अवसर। तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर तो पास करके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर तो उनका अच्छा है लेकिन सेकंड पेपर में कुछ नहीं आता उनको। मतलब तो टाइम एंड टाइड बिल्कुल। वेट्स फॉर नन। हम्म, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करेंगे, बिल्कुल। अवसर आया हुआ है, इसका हाँ, पूरा फायदा उठाना है। हाँ, फर्स्ट पेपर में सर बता रहे हैं कि फर्स्ट पेपर तो आपका वैसे सही होगा, लेकिन समय समय पे उसको विशेष ध्यान दें। उसमें आपको ऐसे लगता है कि आपकी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो मैथ को पैरेलल सेकंड पेपर के साथ पैरेलल समय समय पर उसको संधारित करते रहें। उसको भी आप जैसे पर्सनली आपकी परसेंटेज नहीं आ रहा तो परसेंटेज को निरंतर हल कर लिया, ठीक है, बीच बीच में फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए, तो वो भी आपको निरंतर प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे इंग्लिश में स्पेलिंग वगैरह जो इंग्लिश में ग्रामर का ग्रामर विशेष का ध्यान देना उनका है, थोड़ा विशेष ग्रामर ध्यान कार्य देना आता चाहिए। है। और सबसे पहले मैं जो है बात ये सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपने पास जो 12 सब्जेक्ट हैं, जरूरी नहीं है कि 12 के 12 में अपन पूरे पारंगत हों, लेकिन 12 में से 10 सब्जेक्ट तो ऐसे होने चाहिए कि उसमें से जिनमें कुछ भी। अच्छे अच्छे हाँ, नंबर आने के और आसार जो है, दो सब्जेक्ट हैं उनमें भाई अपन क्वालिफाई एवरेज कर आ जाए, गया, क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई कर जाए। तो बाकी 10 सब्जेक्ट ऐसे कर लो सब कि उसमें से कुछ भी पूछ लो, जो आप अध्ययन सामग्री पढ़ रहे हो कम से कम उसमें तो आपकी स्थिति ऐसी रहनी चाहिए कि जो मैं सब्जेक्ट या स्टडी मटेरियल जो पढ़ रहा हूँ जिस सब्जेक्ट का, उसमें से कुछ भी मेरे से पूछ ले तो मैं उसके उत्तर देने की स्थिति में हूँ, आंख बंद करके बता सकता हूँ कि ये है उत्तर। तो सफलता मिलना निश्चित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी हालत ये थी कि जो मैं सब्जेक्ट मटेरियल पढ़ता था उसमें से जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से मेरी स्थिति थी। अपने आप ही अंदर से आत्मविश्वास है वो आप गवाही देने लग जाएगा कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा, और सब प्रभु की इच्छा पर है, बाबा श्याम की कृपा रहेगी, सब अच्छा होगा। सभी साथियों को नमस्कार। और कोई प्रश्न हो? एक हल्का सा क्वेश्चन था हाँ, कि आप सेकंड पे फर्स्ट पेपर में थे, तो फर्स्ट पेपर में मेरे को लगता है आपके जैसे जीके का पोर्शन, हिंदी, ये आपको परेशान करती होंगी। तो ऐसे में आपने इनका क्या करा, इनको पढ़ाया, इनको स्किप करा या कुछ स्किप इनका? करना तो इसमें स्किप कर ही नहीं सकते इस परीक्षा में। हाँ यही है, इस इसमें एग्जाम में अगर आपने किसी भी पेपर को स्किप कर दिया तो आप प्रोसेस से बाहर हो गए। मिनिमम मार्क्स लाने के लिए जो अपने जो सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ना कम ज्यादा हो सकता है, कोई कम आ रहा है तो उसपे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें उस तरीके से कर लो कि भाई मैं कम थोड़ा से कम सा क्वालिफाई तो स्टेज हाँ तो पार करो। क्वालिफाई एक कर आधा जाऊं। पेपर ऐसा जिसको आपको हाँ, ऐसे डर लग रहा है कि यार, डर तो क्या होता है, डर तो किसी का नहीं होता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पेपर में मेरी थोड़ी पकड़ कम है, तो उसको अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, हाँ, तो 2 महीने के टाइम में उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर भी घबराना नहीं है, कम से कम ये स्टेज तो रखना है कि आपके हर पेपर में जो हार्ड पेपर है उसमें 17-18 नंबर आ सके, ऐसा स्टेज तो उसका बना के कम से कम रखें। बिल्कुल। आपके पास जो सेकंड पेपर है उसमें जैसे अपना GF&AR है, राजस्थान सर्विस रूल, RSR है, उसमें आप ऐसे जो फिक्स नियम है उनके बाहर कुछ आना नहीं है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेते हो, कंटेस्ट कर लेते हो, तो आप 50 में से 50 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। जैसे आपके भी शायद 50 में 50 के आसपास ही दोस्तों, सर ने होंगे। भी कई एग्जामों मेरे को 48 क्वेश्चन सही थे, उसमें आपके भी इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो कुछ सब्जेक्ट तो इस परीक्षा में ऐसे हैं जो पूरे में से पूरे कर सकते हैं अपन उसको। कुछ हाँ, सब RSR है, GF&R हाँ, है, मैथ्स मैथमेटिक्स भी है, इतनी हार्ड है ना। नहीं तो आती। इनमें तो क्या है कि हिंदी है, तो इनमें तो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। देखो, हिंदी का सिलेबस छोटा सा सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है, उसके बाहर नहीं जाना। साला विलोम शब्द है तो विलोम शब्द से बाहर कभी नहीं जाना। जीके में आप पूरा पढ़ लो, इतनी मोटी किताब पढ़ लो तो भी बाहर चला दो, चला जाए। हिंदी है, इतनी सी किताब पढ़नी है, राघव प्रकाश पढ़ लो, मानस की पढ़ लो, सिखवाल की पढ़ लो, किसी की बुक पढ़ लो, और उसमें यह है कि आप उसको पूरा कर लो, तो उससे क्या है कि लगभग ये एवरेज हो जाता है कि आपके 20 से प्लस नंबर आने का सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अपने पास वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, तो इसमें यदि अपन को विकल्प को काटना आता है हाँ, तो सही उत्तर ढूंढना भी अपने आप आ जाएगा। वो भी एक जैसे कई तरीका बार है। क्या होता है, यदि अपन को कि कोई प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये नहीं है, ये तो नहीं है, बी और सी नहीं है, हाँ, अब ए और डी हो सकता है। हाँ, तो वहां तो आपको वो फिर ये चीजें भी थोड़ा बहुत सा हैं। विवेक का प्रयोग करना है, विवेक ए का या डी में कौन सा लगेगा वो तो आपको सेट करना ये है। विवेक तभी आएगा जब मेहनत करेंगे, मेहनत सही करेंगे, प्रयास करेंगे। आप गलत ऑप्शन को सेट कर सकते हो, गलत है उसको हटा सकते हो, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 3 गलत पता चल जाते हैं तो बचता है एक है वो सही। समझ, आजकल एक बच्चों का ट्रेंड चल रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव की बदौलत एक बार आप डिटेल स्टडी करो, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करो, जिसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव करो, जिससे कि आपको उस सब्जेक्ट की पूरी व्याख्या पता चल जाए, उसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज पूरा मिल जाए आपको। उसके बाद में अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन बच्चे क्या सीधा ही ऑब्जेक्टिव में चल रहे हैं आजकल, ये नहीं क्या नहीं, सही रिवाज है ये क्या? तो बिल्कुल गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हो यदि ऐसा कर रहे हो।
कोई भी सब्जेक्ट है उसको तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना Concept clear। जरूरी है। पहले उसका मतलब पूरा बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद में अगर आप एमसीक्यू में जाते हो, ऑब्जेक्टिव में जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सार्थक है। वो एमसीक्यू वगैरह तो वो तो आपकी तैयारी को परखने की चीजें हैं कि जो परखने की। मैंने जो कंसेप्ट क्लियर किए हैं वो वाकई में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही है। और वो फिर वो जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो उसका उस भाई इसके तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मैं इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उस चीज के लिए है। आपको यदि सफल होना है तो कंसेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा बच्चों को बताओ, इस वैकेंसी में अगर वो लगते हैं तो उनको एक गौरव मिलेगा, एक गौरवशाली पद है, इस पद की महिमा है ना। हर विभाग में एक एक दो दो ही पद होते हैं। हर कार्यालय में जाते हो तो वहाँ पे आप सिंगल सोल के छोटे कार्यालय हैं, जैसे ब्लॉक लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनमें आप सिंगल पर्सन रहोगे, ठीक है। तो वहाँ आपकी एक अलग अहमियत है। जैसे सर अभी विभागाध्यक्ष एचओडी ऑफिस में लगे हुए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, वहाँ 4-5 अकाउंट्स ऑफिसर हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट काम बटे हुए हैं। तो उनमें से इनको जो काम अलॉटेड है उसके लिए उत्तरदायी हैं, जिसके लिए उत्तरदायी है, उस काम के लिए अगर किसी का काम पड़ता है तो सर के पास बहुत ही रिक्वेस्ट और रेस्पेक्ट से व्यक्ति आते हैं, सर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसे में अच्छी सेवा करने का अवसर है। तो सर इसके बारे में कुछ दो लाइन हो, जिससे बच्चे क्या प्रोत्साहित होकर इसकी एग्जाम की तैयारी कर सकें। जो अपने जो साथी हैं तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, उनको ये बताना चाहूंगा कि ये जो जीवन है इसमें यदि आपके पास फेम है, सफलता है, तो ही आपका जीवन अस्तित्व समझो आप। आजकल लोग उसी को प्रणाम करते हैं, उसी को सम्मान देते हैं जो कुछ है अपने जीवन हाँ, में। जिसके पास पावर है, कुछ क्षमताएं हैं, हाँ, कुछ सामर्थ्य है, उसी ये को आप ये ऐसी नौकरी है कि आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे दिशा और दशा दोनों बदल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी, आपके समाज में भी बदल जाएगी, आपकी रिश्तेदारी में जहां भी जाओगे आपको इज्जत मिलेगी। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो अपन को ये एक मौका है इससे चूकना नहीं है, क्योंकि यदि अभी आप 12-13 या जितने भी घंटा नहीं पढ़ोगे तो आपको बाद में मजदूरी करके या हाँ, प्राइवेट काम करके मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि मेहनत आप करनी अब कर लोगे तो बाद में आराम से आराम रहेगा। मजे करोगे। आप भी हमारे जैसे कल शिक्षा दे सकते हो, बिल्कुल। आपके छोटे अनुज आएंगे। देखो ये जो पीढ़ी चलती रहेगी, बिल्कुल, ये तो दौर है, इससे हाँ, हम भी गुजरे हुए हैं। हाँ, हम भी यहाँ ऐसे नहीं, मतलब हम भी आप जैसे स्टूडेंट्स लाइफ से स्टूडेंट निकले रहे हुए हुए हैं, उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं जिससे आप तो हम भी गुजरोगे। ऐसे कुछ स्पेशल, इनके पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, इनके हाथों में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, न मेरे हाथों में स्पेशल है, न इनकी कोई लकीर खींची हुई है। बस ये मेहनत थी और दृढ़ मेहनत का कोई संकल्प था, विकल्प नहीं है। दृढ़ बस संकल्प था कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, ये पद प्राप्त करना है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बस और हमें तो अपने को तो ये भी पता नहीं था इसकी पद की गरिमा क्या है, इस पद की महत्ता क्या है। बिल्कुल, मैं अपन तो जानता ही नहीं था। अपन आने के बाद जाने हैं, लेकिन इनको तो अपन बता रहे हैं कि ये पद काफी इंपॉर्टेंट है, इस पद का महत्व है। मैंने तो बच्चों को यहाँ तक बताया कि अगर आपको राष्ट्रपति बनने के लिए कहे या प्रधानमंत्री बनने के लिए कहे तो आप किसको चुनोगे, पावर किसके पास है। माना कि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति है, लेकिन पावर रहित है। ऐसे में वर्तमान में जो वैकेंसी निकली हुई है उन सभी को स्किप मौका करो, चूकना नहीं है। उन सभी वैकेंसियों को स्किप करो। आरएस की एग्जाम इससे ज्यादा पावरफुल है, वो एग्जाम की तैयारी करो तो बात अलग है। बाकी और एग्जाम चाहे कोई भी सूचना सहायक हो, टीचर वगैरह, किसी के इससे अच्छी एग्जाम नहीं हो, है। इससे अच्छी नहीं है, इससे अच्छी जो वर्तमान में जो हाँ, भर्तियां निकली है, वर्तमान में आरएस की एग्जाम को स्किप करते हुए उसमें अगर आप तैयारी करो वो अलग बात है। बाकी अन्य एग्जामों की जो गरिमा है वो इससे क्या है, कमजोरी है। तो ऐसे में मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसमें पूरे तन्मयता से लगें और इस एग्जाम की तैयारी करें बाकी और सफलता प्राप्त करें। कर्मा स्टडी पे आप समय समय पर बच्चों को सही स्टडी मटेरियल और सही दिशा निर्देशन प्रदान करेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। सर आप, क्योंकि आपने मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपने कई एक नहीं अनेकों परीक्षाएं पास की हैं, अच्छी अच्छी परीक्षाएं पास करी हैं और अच्छे नंबरों से पास करी है, अच्छी रैंक के साथ पास करी है। तो आपको इन चीजों का ज्यादा पता है कि किस दिशा से किस दिशा में मेहनत करनी है, क्या पढ़ना है। लंबी तैयारी करने से अनुभव तो देखो आता है, लेकिन ऐसे है मैं मेरी तरफ से और विशेष बात यह कि आप लगातार इस सेक्टर से जुड़े रहे हैं, आपने इसको छोड़ा नहीं, से मैंने बीच में छोड़ दिया और अभी भी दूर ही हूँ। आप, ये अच्छी बात यह है कि आप इससे लगातार जुड़े हैं, तो आप जो नई नई चीज़ों के बारे में आप अपडेटेड हैं, बिल्कुल नया क्या चल रहा है, किस प्रकार के आज भी किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, जो कि सफलता में अहम योगदान अदा करेंगे उनके। और समझिए हमारे बच्चों को जब जब आपकी आवश्यकता रहेगी, आप हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको आरएसआर जेएफएनआर आप रेगुलर ड्यूटी के दौरान भी काम में लेते हो, तो ऐसे दौरान आप अगर बीच बीच में बच्चों के लिए 10-15 क्वेश्चन डेली के या ऐसे कुछ तैयार कर सकते हो तो हमारे बच्चे आपका शुक्रिया अदा करेंगे।
बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उपलब्ध कराना का मतलब है कर्मा ई स्टडी पर जो बच्चे उपलब्ध हैं, आपको देख रहे हैं, उन सब के लिए हैं। उसमें मैं आप अगर आप उपलब्ध कराओगे तो मैं आपके नाम का जिक्र अवश्य करूंगा कि ये श्रवणजीत स्वामी जो वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन सेट बनाया गया है, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, श्रवणजीत सर से अपन ने जाना कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता प्राप्त करने का कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए सर ने बताया, मैंने बताया, एक ही है, उसमें कॉमन एक ही है, रुके रहना है, लगातार तैयारी करना है, हार नहीं माननी है, दृढ़ संकल्प बनाए रखना है, थकना नहीं है। ठीक है, हमेशा लगातार जिस अनवरत प्रयास से, जिस अनवरत रूप से आप लगे रहोगे, अनवरत अध्ययन करोगे, बिना रुके अध्ययन करोगे, वही सफलता का माध्यम है। इसके अलावा ऐसी कोई शॉर्टकट माध्यम नहीं है जिसको आपको बैठा दे श्रवण जी या मैं और आप सफलता प्राप्त कर लो। ऐसे ही सफलता अगर किसी को मिलती तो हमारे परिवार घर में ही खूब हैं, जिनको हम क्या है ऐसी सफलता दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सफलता उन्हीं को मिलती है जो क्या है मार्ग, ऐसे मार्ग में चलता है, कठोर मार्ग को अपनाता है। ऐसे में एक आपको बताता हूं सर, एक नीरज चोपड़ा था। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला फेंका और पूरे विश्व में प्रथम रैंक हासिल की। इन बच्चों के पास तो 5100 सीट है, लगभग 5152 सीट है। ऐसे में जब नीरज चोपड़ा को यह पता था कि मेरा पूरा विश्व से कंपटीशन है और वापस 4 साल बाद में होगा, 4 साल बाद मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, मेरा फिजिकल फिटनेस कैसा रहेगा, सारा मायने रखता है। फिर भी उसने लगातार ऐसे मेहनत करी कि उसने पहली रैंक हासिल करी है। उसको ये, अगर वो ये सोचता है कि पूरे विश्व में मैं अकेला ऐसे पहले नंबर पे नहीं आ सकता, ये सोचकर अगर वो तैयारी करता तो उसको नीरज चोपड़ा नाम नहीं होता। आज नीरज चोपड़ा को जाना जा रहा है, अभिनव बिंद्रा को जाना जा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को जाना जा रहा है। क्यों जाना जा रहा है? इन्होंने कुछ स्पेशल करा है। लेकिन आपको ज्यादा स्पेशल नहीं करना, आपको तो 5100 में तो आना है। 5100 में आना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप बहुत ही शानदार रणनीति बनाते हुए तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बीच बीच में स्वामी जी की जब भी आवश्यकता होगी हम आपके लिए बुलाएंगे। कुछ ऐसी क्लास होंगी, एमसीक्यू होंगी, तो भी स्वामी जी को बुलाकर आपका डाउटफुल सेशंस रखेंगे, जिससे आपके समस्याओं का समाधान होगा। स्वामी जी को हमारे बहुत पधारे और आप सभी का मार्गदर्शन करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारे बच्चों की तरफ से।